चारों तरफ घना अंधेरा था। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। तेज हवाएं मिट्टी के घरों को हिला रही थीं। मूसलाधार बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे कई दिनों का पानी एक ही रात में धरती पर उतर आया हो। गांव के किनारे बने छोटे से कच्चे घर के अंदर सुमित्रा, उसकी बूढ़ी माँ जानकी और बड़ा भाई रघु बैठे थे। घर की छत कई जगह से टपक रही थी। सुमित्रा एक जगह से दूसरी जगह बर्तन रख रही थी ताकि पानी पूरे घर में ना फैल जाए। अचानक दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक हुई कि तीनों एक साथ चौंक गए। हे राम, इतनी भयानक रात में कौन हो सकता है? बेटा रघु, दरवाजा मत खोलना। आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी इस घर की तरफ बढ़ रही हो। पहले बाहर से पूछ तो सही कौन है। बिना जाने दरवाजा मत खोलना। माँ, घबराइए मत, मैं यही हूँ। अगर कोई राहगीर होगा तो ऐसी बारिश में उसे सहारा देना भी इंसानियत है, और अगर कोई गलत इरादे से आया होगा तो पहले उसे मुझसे सामना करना पड़ेगा। तुम दोनों पीछे ही रहना। रघु दरवाजे के पास पहुंचा। कौन है? इतनी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा है? नाम बताओ, वरना मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर रोने की हल्की आवाज आई। दरवाजा खोल दो, भगवान के लिए दरवाजा खोल दो। मैं ज्यादा देर बाहर नहीं रह पाऊंगी। भैया, ये तो राजनी की आवाज है। जल्दी दरवाजा खोलो। रघु ने तुरंत दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही तेज हवा का झोंका अंदर आया। राजनी पूरी तरह भीगी हुई अंदर लड़खड़ाते हुए आई और सीधे जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। राजनी, ये तेरी कैसी हालत हो गई? तू तो पूरी तरह कांप रही है। बैठ, पहले आराम से बैठ। मैं अभी सूखा कपड़ा लाती हूँ, लेकिन तू मुझे इतना तो बता कि हुआ क्या है? तू इस हालत में आधी रात को अकेली यहाँ कैसे पहुँच गई? क्या किसी ने तुझे मारा है? किसी ने रास्ते में कुछ कहा? तू रो क्यों रही है? मेरी तरफ देख, मैं हूँ ना। अब तुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। सुमित्रा, काश मैं आज यहाँ नहीं आती। मैंने बहुत कोशिश की थी कि इस घर की तरफ कभी वापस ना आऊं। मैं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी में मुसीबत ना आए, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं बचती। बेटी, पहले अपने आंसू पोंछ। रोने से मुसीबत छोटी नहीं होती। इस घर में जितना सूखा खाना है, जितनी जगह है, सब तेरा है। लेकिन तू हमें बताए बिना ऐसे रोती रहेगी तो हमारा डर और बढ़ता जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि तू मौत से भी ज्यादा डरी हुई लग रही है? तभी सुमित्रा राजनी के पहनने के लिए अपने कपड़े ला देती हैं और राजनी कुछ समय बाद अपने आप को साफ करके उनके साथ बैठ जाती है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। शायद मुझे इस घर में कदम ही नहीं रखना चाहिए था। लेकिन जब पूरी दुनिया में कोई अपना नहीं बचता, तब इंसान उसी दरवाजे पर आता है जहाँ उसे भरोसा मिलता है। मुझे पता था अगर मैं कहीं सुरक्षित हो सकती हूँ तो सिर्फ इसी घर में। इसलिए मैं भागती हुई यहाँ चली आई। बहन, अब तू इस घर में है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन, डर कर चुप रहने से मुसीबत कभी खत्म नहीं होती। तू जितनी देर सच छुपाएगी उतनी ही देर हम तेरी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हुआ है साफ साफ बता, चाहे सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मैं उसका सामना करूंगा। राजनी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर टपकने लगे। रघु भैया, अगर मैं आपको सब सच बता दूं तो हो सकता है कि कल सुबह तक आप लोग भी इस गांव में जिंदा ना रहें। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सुमित्रा अपनी माँ को खो दे या माँ अपना बेटा खो दे। मैं जिस मुसीबत से भागकर आई हूँ वो सिर्फ मेरी मुसीबत नहीं है। जिस दिन वो इस घर तक पहुँच गई
उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। इतना कहकर राजनी जोर जोर से रोने लगी। बाहर बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। बिजली की चमक से कभी कभी पूरा कमरा उजाला हो जाता और अगले ही पल फिर घना अंधेरा छा जाता। घर के अंदर कोई कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। राजनी सिर झुकाकर बैठी थी। राजनी, मेरी तरफ देख। तू जब पहली बार इस गांव में आई थी तब पूरे गांव ने तुझसे दूरी बना ली थी। सब लोग तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता था कि तू किसी से लड़कर भागी है, कोई कहता था कि तू अपना घर छोड़कर आई है। लेकिन मैंने कभी उन बातों पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि मैंने तेरी आंखों में हमेशा दर्द देखा है, झूठ नहीं। आज भी मैं वही कह रही हूँ, चाहे पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अगर तू मुझे अपनी सहेली मानती है तो कम से कम इतना बता दे कि तू किससे डर रही है, किसने तुझे इस हालत में पहुंचा दिया। सुमित्रा, अगर दोस्ती की कीमत जान होती तो मैं अपनी जान दे देती, लेकिन तुझे इस मुसीबत में कभी नहीं घसीटती। मैं यहाँ मदद मांगने नहीं आई, मैं तो आखिरी बार तुझे देखने आई थी। मुझे लगा था कि शायद आज के बाद मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन जब बाहर वो आवाज़ें फिर से मेरे पीछे आने लगीं, तब मेरे पैर अपने आप इस घर की तरफ दौड़ पड़े। तू बार बार वो लोग कह रही है। आखिर वो लोग है कौन? क्या गांव के बाहर के डाकू हैं? किसी जमींदार के आदमी हैं? या किसी ने तुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है? देख बहन, मैं सीधा आदमी हूं। अगर दुश्मन सामने हो तो उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन जब तक तू उसका नाम भी नहीं बताएगी तब तक मैं कैसे समझूं कि खतरा कितना बड़ा है। नाम, उनका नाम लेना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जहां उनका नाम लिया जाता है वहां मुसीबत अपने आप पहुंच जाती है। बेटी, ऐसी कौन सी बात कह रही है? क्या कोई इंसान सिर्फ नाम लेने से आ जाता है? तू डरी हुई है, इसलिए शायद ज्यादा सोच रही है। पहले पानी पी ले, भगवान सब ठीक करेंगे। राजनी ने पानी का गिलास हाथ में लिया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि आधा पानी जमीन पर गिर गया। अचानक धड़ाम, बिजली इतनी जोर से गरजी कि घर की दीवारें कांप उठीं। राजनी घबराकर तुरंत खिड़की की तरफ देखने लगी। क्या देख रही है? बाहर कोई है क्या? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई घर के बाहर खड़ा हमें देख रहा था। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ, अगर कोई होगा तो यहीं पकड़ लूंगा। रघु जैसे ही उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, राजनी चौंक कर उसको रोक लिया। नहीं, भगवान के लिए बाहर मत जाइए। आप नहीं जानते कि बाहर क्या है। अगर आपने दरवाज़ा खोला तो शायद वापस अंदर नहीं आ पाएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, चाहे मेरी बात पागलपन लगे, लेकिन आज की रात बाहर मत जाइए। ठीक है, मैं अभी बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। तू 2 साल से इस गांव में रह रही है, कभी तेरे चेहरे पर ऐसा डर नहीं देखा। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि तू अपनी ही परछाई से डर रही है? राजनी ने गहरी सांस ली। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, फिर अचानक चुप हो गई। कुछ देर बाद सुमित्रा ने चूल्हे में लकड़ी डाली ताकि घर थोड़ा गर्म हो जाए। वो फिर राजनी के पास बैठ गई। राजनी, याद है जब तू पहली बार गांव आई थी? तेरे पास रहने की जगह भी नहीं थी। पूरे गांव में किसी ने तुझे अपने आंगन में बैठने तक नहीं दिया था। तब माँ ने ही तुझे पहली बार खाना खिलाया था। उसी दिन तूने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि अगर भगवान ने चाहा तो हम हमेशा बहनों की तरह रहेंगे। क्या वो बात झूठ थी? अगर नहीं तो आज भी मुझे अपनी बहन समझ, अपना दुख अकेले मत सह। राजनी की आंखें भर आईं। वो बात झूठ नहीं थी सुमित्रा। इसी वजह से तो मैं सबसे पहले तेरे पास आई हूँ, क्योंकि इस दुनिया में अगर मुझे किसी पर सबसे ज़्यादा भरोसा है तो वो तू है। लेकिन सच इतना आसान नहीं है। अगर मैं एक बार सब बता दूँ तो शायद तुम लोग मुझे अपने घर में एक पल भी ना रहने दो। ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे तू कैसी भी हो, तू मेरी सहेली है। राजनी ने पहली बार सुमित्रा की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी,
सिर्फ डर था। उसी समय ठक ठक दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार पहले से भी धीमी, लेकिन ज्यादा डरावनी। चारों की सांसें रुक गईं। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। ठक ठक दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। घर के अंदर बैठे चारों लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हे भगवान, ये दस्तक बार बार क्यों हो रही है? बेटा रघु, मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं कह रहा। जब से ये लड़की इस हालत में हमारे घर आई है, तब से ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनजाना साया हमारे घर के बाहर घूम रहा हो। तू मेरी बात मान ले, चाहे बाहर कोई कितना भी आवाज़ लगाए, आज रात दरवाज़ा मत खोलना। सुबह होने तक इंतज़ार कर लेते हैं। भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर सच में कोई मुसीबत में हुआ तो? इतनी तेज बारिश में किसी को यूं ही मरने के लिए छोड़ देना भी ठीक नहीं है। मैं दरवाजा पूरा नहीं खोलूंगा, बस इतनी सी जगह से देख लूंगा कि बाहर कौन है। अगर खतरा लगा तो तुरंत बंद कर दूंगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रघु जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, नहीं रघु भैया, मेरी बात मान लीजिए। आपको मेरी कसम, एक कदम भी दरवाजे की तरफ मत बढ़ाइए। आपको लगता है कि बाहर कोई मदद मांगने आया होगा, लेकिन अगर मेरी बात सच निकली तो आप खुद किसी की मदद करने लायक नहीं बचेंगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आज की रात कोई बहादुरी मत दिखाइए। कभी कभी जिंदा रहने के लिए पीछे हटना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। राजनी, तू जितनी बातें कर रही है उससे मेरा डर कम नहीं बल्कि बढ़ता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या देख लिया तूने? किससे भाग कर आई है? इंसान से या किसी और चीज़ से? अगर तू अभी भी चुप रही तो हम सब अंधेरे में रहेंगे। राजनी की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरा कमरा उजाले से भर गया। उसी रोशनी में सुमित्रा ने देखा, राजनी की कलाई पर गहरा खरोंच का निशान था। राजनी, ये जख्म पहले तो नहीं था। ये किसने किया? तूने तो कहा था कि रास्ते में गिर गई थी, लेकिन ये गिरने का निशान नहीं है। किसी ने तुझे बहुत जोर से पकड़ा है। सच बता, आखिर तेरे साथ हुआ क्या है? मत देख, कृपा करके मत देख। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग इन निशानों के पीछे की कहानी जानो। ये सिर्फ जख्म नहीं है, ये मुझे बार बार याद दिलाते हैं कि मैं जितना भागूंगी वो लोग उतना ही मेरे करीब आ जाएंगे। मैं 2 साल से भाग रही हूँ सुमित्रा, पूरे 2 साल। लेकिन लगता है मेरी किस्मत अब मेरा साथ छोड़ चुकी है। तू पागल है क्या? 2 साल से इतना बड़ा दुख अकेले सह रही थी और मुझे एक बार भी नहीं बताया? मैं तेरी सहेली कहलाने के लायक भी नहीं हूँ अगर तेरे आंसू नहीं समझ पाई। आज तू कहीं नहीं जाएगी, चाहे जो हो जाए। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगर मुसीबत आएगी तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। राजनी ने सुमित्रा को देखा। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान भी दर्द से भरी हुई थी। बाहर हवा की रफ्तार और तेज हो गई। अचानक घर के बाहर किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। चर चर, जैसे कोई कीचड़ में धीरे धीरे चल रहा हो। सुनो, कोई चल रहा है। मुझे साफ आवाज आ रही है। हाँ, कोई है बाहर, लेकिन वो दरवाजा नहीं खटखटा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे घर के चारों तरफ घूम रहा हो। राजनी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो लोग यही करते हैं। पहले घर के चारों तरफ घूमते हैं, फिर देखते हैं कि अंदर कौन कौन है। उसके बाद वो अचानक चुप हो गई। उसके बाद क्या? हर बार बात अधूरी क्यों छोड़ देती हो? हमें भी जानने का हक है। क्योंकि उसके बाद जो होता है उसे याद करके भी मेरी रूह कांप जाती है। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग भी वही डर महसूस करो जो मैं 2 साल से हर रात करती आ रही हूँ। अचानक घर की खिड़की पर किसी ने जोर से हाथ मारा। धप! सभी उधर देखने लगे। खिड़की खुली थी, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भैया, कोई था क्या? मुझे तो कोई नहीं दिखा। रघु, सुमित्रा और जानकी माँ एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसी समय बाहर से एक भारी आवाज गूंजी।
राजनी, हम जानते हैं तू इसी घर के अंदर छिपी है। और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बाहर मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही थी। दरवाजे के बाहर से भारी आवाज फिर गूंजी। राजनी, हमें पता है तू इसी घर के अंदर छिपी है। चुपचाप बाहर आ जा, वरना अच्छा नहीं होगा। घर के अंदर ऐसा सन्नाटा था कि चारों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। राजनी का पूरा शरीर कांप रहा था। वो डर के मारे पीछे हटते हटते दीवार से लग गई। राजनी, आखिर ये लोग कौन हैं? ये तेरा नाम लेकर क्यों बुला रहे हैं? तू कब तक हमसे सच छिपाती रहेगी? देख, अब बात सिर्फ तेरी नहीं रही। ये लोग हमारे घर तक आ गए हैं। अगर तू आज भी कुछ नहीं बताएगी तो हम तेरी मदद कैसे करेंगे? मैं तुझे अपनी बहन मानती हूँ। भगवान के लिए अब तो सच बोल। सुमित्रा, मैं सच बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी समझ। जिस दिन तुम लोगों को सब पता चल जाएगा, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। मैं 2 साल से इसी दिन से डर रही थी। मुझे लगा था कि शायद वो लोग मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन आज वो इस दरवाजे तक पहुंच गए। इसका मतलब अब मेरे पास छिपने की कोई जगह नहीं बची। बस बहुत हो गया। कोई भी हो, मेरे घर के सामने खड़े होकर मेरी बहन जैसी लड़की को धमका रहा है। मैं अभी दरवाजा खोलता हूं और पूछता हूं कि आखिर चाहते क्या हैं। अगर इंसान हैं तो इंसानों की तरह बात करेंगे, और अगर बदमाशी करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। रघु ने जैसे ही कुंडी पकड़नी चाही, राजनी दौड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। नहीं रघु भैया, मेरी कसम, दरवाज़ा मत खोलिए। आपको नहीं पता वो लोग कितने खतरनाक हैं। उन्हें किसी की जान की कीमत नहीं पता। अगर आपने आज दरवाज़ा खोल दिया तो सबसे पहले आपको ही नुकसान होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर का सहारा छिन जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद बाहर चली जाऊंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और अगर मैं तुझे उनके साथ जाने दूं, तो क्या मैं सारी उम्र खुद को माफ कर पाऊंगा? नहीं बहन, जब तक मैं जिंदा हूं, इस घर से किसी को जबरदस्ती नहीं ले जाने दूंगा। बाहर फिर आवाज आई। राजनी, हम आखिरी बार कह रहे हैं, बाहर निकला। उसी समय तेज हवा के साथ दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। जानकी माँ भगवान तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, अगर कोई मुसीबत लिखी भी है तो मुझ पर डाल देना। मेरे बच्चों पर मत आने देना। मेरी उम्र अब बची ही कितनी है, लेकिन इन तीनों की जिंदगी अभी शुरू हुई है। कुछ पल बाद अचानक बाहर की सारी आवाजें बंद हो गईं। दरवाजा हिलना भी बंद हो गया। बारिश की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लगता है वो लोग चले गए। नहीं, वो लोग बिना मतलब कभी वापस नहीं जाते। या तो वो बहुत दूर से देख रहे होंगे, या फिर किसी सही मौके का इंतज़ार कर रहे होंगे। रघु ने पूरी रात दरवाजे के पास बैठकर पहरा दिया। किसी की आंख नहीं लगी। चार दिन बाद भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार 4 दिनों से पूरा गांव पानी में डूबा हुआ था। रघु एक भी दिन मजदूरी पर नहीं जा पाया। घर के कोने में रखा अनाज लगभग खत्म हो चुका था। सुमित्रा आखिरी मुट्ठी आटा निकालकर थाली में रख रही थी। माँ, अब घर में बस आज भर का ही खाना बचा है। 4 दिन से हाथ पर हाथ रखकर बैठा हूँ। गरीब आदमी के लिए बारिश भी कभी कभी आफत बन जाती है। अगर आज भी काम नहीं मिला तो कल तुम लोगों को क्या खिलाऊंगा? मैं अपनी आंखों के सामने तुम दोनों को भूखा नहीं देख सकता। चाहे जैसी भी बारिश हो, आज मैं काम ढूंढने जरूर जाऊंगा। भैया, रास्ते अभी भी कीचड़ से भरे हैं। नदी भी उफान पर होगी। एक दिन और रुक जाओ ना। किसी तरह आज का दिन निकाल लेते हैं। नहीं सुमित्रा, भूख किसी का इंतजार नहीं करती। अगर खेत में काम नहीं मिला तो ईंट ढो दूंगा। अगर वहां भी नहीं मिला तो लकड़ी काट दूंगा, लेकिन खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। रघु बाहर जाने के लिए तैयार होता है। तभी राजनी तेजी से उसके सामने आ गई। रघु भैया,
आज मत जाइए, मैं हाथ जोड़कर कह रही हूँ, सिर्फ आज का दिन रुक जाइए। मेरा दिल बार बार कह रहा है कि बाहर जाना ठीक नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, लेकिन आज आपको इस घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। राजनी, तू मुझे रोक रही है लेकिन वजह नहीं बता रही। मैं 4 दिन से घर बैठा हूँ। घर में राशन खत्म हो गया है। अगर मैं आज भी नहीं गया तो माँ और सुमित्रा क्या खाएंगी? तू ही बता, मैं क्या करूँ? काश मैं आपको वजह बता पाती, लेकिन अभी नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि आज बाहर जाने वाला हर रास्ता सही मंजिल तक नहीं पहुंचता। रघु कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले फावड़ा उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। रघु भैया, मत जाइए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। अगर आज आप इस रास्ते पर गए तो ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही, मैं आपको बचाने के लिए कह रही हूँ। बस आज एक दिन और रुक जाइए, कल जो करना होगा कर लीजिए, लेकिन आज बाहर मत जाइए। राजनी, गरीब आदमी के पास डरने की भी फुर्सत नहीं होती। 4 दिन से घर में बैठा हूँ। माँ की दवा खत्म हो गई, घर का अनाज खत्म हो गया, और तू अभी भी मुझे रोक रही है। अगर तेरे पास कोई सच है तो बता, वरना मुझे जाने दे। रघु बारिश में भीगता हुआ घर से निकल गया। राजनी दरवाजे पर खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। रघु मुश्किल से कीचड़ भरे रास्ते पर चल रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसे बरगद के नीचे 3 आदमी दिखाई दिए। वे धीरे धीरे बात कर रहे थे। रघु उन्हें पहचानता नहीं था। वो चुपचाप आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके कानों में एक नाम पड़ा, राजनी। रघु तुरंत पेड़ के पीछे छिप गया। लड़की का दिमाग मानना पड़ेगा। 4 दिन तक पूरे घर को ऐसा डराया कि सब उसके भरोसे में आ गए। हाँ, और ऊपर से ये बारिश भी हमारे काम आ गई। अगर मौसम साफ होता तो वो मजदूर रोज काम पर जाता। घर में खाने की कमी ही नहीं होती। राजनी ने पहले ही कहा था, जब लगातार बारिश होगी तब वो लोग सबसे ज्यादा टूटेंगे। उसी समय मैं उनके घर जाऊंगी। भूखा आदमी जल्दी भरोसा करता है। तीनों जोर से हंस पड़े। रघु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आज तक उस घर वालों को लगता है कि हम उसे पकड़ने आए हैं। उन्हें क्या पता, हम तो उसी के आदमी हैं। आज शाम तक उसका काम पूरा हो जाएगा, फिर पैसे लेकर अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। रघु से अब और नहीं रुका गया। वो गुस्से में उनके सामने आ गया। कौन है तुम लोग, और राजनी का नाम क्यों ले रहे हो? तीनों आदमी घबरा गए। 2 भागने लगे। रघु ने एक को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। सच बोल, नहीं तो यहीं पुलिस के हवाले कर दूंगा। हमें छोड़ दो, हमारा उस परिवार से कोई झगड़ा नहीं है। हमें तो बस पैसे मिले थे। किसने दिए पैसे? राजनी ने। रघु की आंखें फैल गईं। लेकिन क्यों? उसने कहा था रात को उसके पीछे पड़ने का नाटक करना है, दरवाजा पीटना है, उसका नाम लेकर चिल्लाना है, ताकि उस घर के लोग उसे सचमुच बेचारी समझे। हम लोग कोई गुंडे नहीं हैं। हमने तो बस पैसों के लिए किया। उसने कहा था कि जब लगातार बारिश होगी और घर में खाने की तंगी होगी तभी वो अपना बदला पूरा करेगी। रघु का दिल जैसे टूट गया। उसे सुमित्रा की बातें याद आने लगी। राजनी मेरी बहन जैसी है, हम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। रघु की मुट्ठियां भींच गईं। रघु तेज कदमों से घर लौटा। दरवाजा खोलते ही उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। राजनी, बाहर आ। सुमित्रा और जानकी माँ घबरा गईं। राजनी धीरे धीरे बाहर आई। भैया, क्या हुआ? काम नहीं मिला क्या? काम नहीं, सच मिल गया है। जिन लोगों से ये 4 दिन तक डरने का नाटक करती रही, वो सब इसी के आदमी हैं। हम सबको बेवकूफ बनाया गया। इसका हर आंसू, हर डर, हर कहानी सब पहले से रची हुई थी। सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अविश्वास से राजनी की तरफ देखने लगी। राजनी,
भैया जो कह रहे हैं, क्या ये सच है? बोल ना, तू चुप क्यों है? एक बार कह दे कि ये सब झूठ है। मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, लेकिन तू कुछ तो बोल। राजनी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। कुछ देर बाद सब अंदर थे। रघु बहुत गुस्से में था। अब तू सब सच बताएगी, अभी इसी वक्त, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, जिन्हें तू अपना साथी बनाकर लाई थी। वो लोग तेरे खिलाफ गवाही भी देंगे। घर के अंदर सन्नाटा छा गया और पहली बार राजनी ने बिना डरे रघु की आंखों में देखा। घर के अंदर गहरा सन्नाटा था। बाहर बारिश अब भी लगातार हो रही थी। रघु गुस्से से राजनी को देख रहा था। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ रघु भैया, जो आपने सुना वो झूठ नहीं था। बाहर जो लोग थे वो मेरे ही आदमी थे। मैंने ही उन्हें पैसे देकर भेजा था। रात को दरवाज़ा पीटना, मेरा नाम लेकर चिल्लाना, घर के चारों ओर घूमना, सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैं चाहती थी कि तुम लोग मुझे बेसहारा समझो, मुझ पर भरोसा करो और फिर उसी भरोसे को तोड़कर तुम्हें वही दर्द दूं जो मैंने 2 साल पहले सहा था। लेकिन क्यों राजनी? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मुझे अपनी बहन कहा, माँ को माँ कहा, फिर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया? अगर तेरे दिल में जरा सा भी अपनापन था तो हमें इस्तेमाल क्यों किया? राजनी ने आंसू पोंछे। 2 साल पहले मेरे पिता हरि नारायण पर बड़े कंपनी के चीज़ों का चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा। पूरे गांव ने उन्हें चोर समझ लिया। भीड़ उन्हें पीटती रही। उस भीड़ में तुम्हारे पिता भी खड़े थे सुमित्रा। उन्हें सब पता था। वो भी उसी कंपनी में चौकीदार थे, लेकिन सच जानते हुए भी चुप रहे। उनकी एक चुप्पी ने मेरे पिता की जान ले ली। उसी दिन मेरी माँ भी सदमे में चल बसी। एक ही दिन में मेरा पूरा घर उजड़ गया। और कुछ दिनों बाद जब मैंने सच जानने की कोशिश की तो पता चला तो चोर और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पिता थे। उस दिन मैंने ठान लिया था कि जिस परिवार की चुप्पी ने मुझे अनाथ बनाया, एक दिन उसी परिवार को मैं बेबसी का दर्द महसूस कराऊंगी। लेकिन जब मैं इस गांव में आई तब मैंने तुम्हें देखा। तुम लोग वैसे नहीं थे जैसा मैंने सोचा था। और यहाँ आके पता लगा कि असली गुनाहगार तो इस दुनिया से ही चल बसे थे। कई बार मेरा मन बदला छोड़ देने का हुआ, मगर हर रात मुझे अपने पिता की आखिरी आवाज़ सुनाई देती। मैं बेगुनाह हूँ और मेरा दिल फिर पत्थर बन जाता। क्या बकवास करती हो? तुम कुछ भी बोलोगी और हम सुनते रहेंगे। और अगर बदला ही लेना था तो पहले ले लेती। 2 साल तक दोस्ती का नाटक क्यों किया? और हमारे गांव में तुम जो अपनी माँ के साथ रह रही थी, वो कौन है फिर? क्योंकि मुझे सही समय चाहिए था। और ये सब बकवास नहीं है, पूछो अपने माँ से। और मुझे पता था कि तुम रोज़ मजदूरी करके घर चलाते हो। गर्मी या सर्दी में तुम कभी कमज़ोर नहीं पड़ते, लेकिन बरसात, लगातार कई दिनों की बरसात तुम्हें घर में बैठा देगी। घर का राशन खत्म होगा, चिंता बढ़ेगी। और उसी समय अगर मैं रोती हुई तुम्हारे घर आऊँगी तो तुम मुझे कभी मना नहीं करोगे। यही मेरा पूरा खेल था। और मैं गांव में मेरी मौसी के साथ रह रही थी। तुम लोगों के खिलाफ साजिश रच रही थी। सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगी। तो हमारी दोस्ती भी झूठ थी। और माँ, आप कुछ बोलो ना माँ। कह दो कि ये जो बोल रही है सब झूठ है। काश मैं कह सकती। यही सच है बेटी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पिता की करतूतों के वजह से किसी बेकसूर का घर उजड़ गया, लेकिन इतना जानती थी, उस दिन तुम्हारे पिता ने ही चोरी की थी और उनका फल उनको मिल गया। वो बीमारी में तड़प तड़प के चल बसे। चोरी का धन भी उनका कुछ काम नहीं आया। सब लोग चुप हो गए। रघु गुस्सा और दुखी होकर सिर झुकाए रोने लगा। राजनी कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आवाज़ भर्रा गई। नहीं, यही मेरी सबसे बड़ी हार है। शुरू में मैं सिर्फ बदला लेने आई,
लेकिन सुमित्रा, तेरे साथ रहते रहते तू सच में मेरी बहन बन गई। माँ का प्यार, रघु भैया की इज्जत, ये सब नकली नहीं था। इसलिए मैं बार बार रघु भैया को बाहर जाने से रोक रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर वो मेरे आदमियों तक पहुंच गए तो सब सच सामने आ जाएगा। मैं बदला लेना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी जान नहीं। मैंने तुम्हारे घर को बर्बाद कर देने का अपने माँ के चिता पे संकल्प लिया था, और उसी संकल्प के चलते मुझे ये सब कदम उठाना पड़ गया। लेकिन मेरा मन नहीं माना। रघु का गुस्सा और बढ़ गया। बस, तेरे दर्द से मुझे सहानुभूति हो सकती है, लेकिन तेरे धोखे को कभी माफ नहीं कर सकता। तूने हमारी गरीबी का फायदा उठाया, हमारी रोटी खाकर हमारे ही भरोसे को हथियार बना लिया। ऐसे इंसान को मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। माना हमारे पिता गलत थे, लेकिन उसमें हमारा कोई दोष नहीं था। हमारे पिता जितने गलत हैं, तुम भी उतने ही गलत हो। अगर तुम्हारे नजर में मेरे पिता माफी लायक नहीं थे, तो तुम भी नहीं हो। रघु ने दरवाजा दिखा दिया। चल निकल जा। ये सहानुभूति किसी और को दिखाना, और हो सके तो तुमने तुम्हारे आदमियों को जिस काम के लिए पैसे दिए थे, वही काम करने के लिए उनके दोबारा यहाँ भेज देना। मुझे कसम है मेरी माँ की, कोई भी सही सलामत अपने घर नहीं जा पाएंगे। उसी समय सुमित्रा दौड़कर रघु के सामने खड़ी हो गई। भैया, ऐसा मत करो, गलती इसने की है, सजा भगवान देगा। लेकिन अगर हम भी बदले में बदला लेने लगे तो हम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा। इसे जाने दो, मगर नफरत लेकर नहीं, ताकि इसे अपनी गलती का एहसास जिंदगी भर रहे। रघु कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से राजनी की तरफ देखा। मैं तुझे प्रशासन के हवाले नहीं करूंगा, लेकिन आज के बाद इस घर से तेरा हर रिश्ता खत्म है। जिस भरोसे को तूने तोड़ा है, उसे दुनिया की कोई ताकत जोड़ नहीं सकती। आज के बाद कभी इस घर की चौखट पर मत आना। तू कभी माफी के लायक है ही नहीं। अगर मुझे खुद से पता नहीं चलता, तो बेचारी बन के अपने आदमियों से हमें नुकसान पहुंचाकर गांव के सामने मासूम बन के निकल जाने वाली थी। तू तो मेरे पिता से भी गई गुजरी है। निकल जा अभी। राजनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर जानकी माँ के पैर छुए। मैं बदला लेने आई थी, लेकिन जाते जाते सब कुछ हार गई। अगर हो सके तो मुझे माफ मत करना, क्योंकि शायद मैं उस माफी के लायक नहीं हूँ। बस इतना याद रखना कि इस घर के साथ मेरा रिश्ता छूट नहीं था। राजनी बारिश में भीगती हुई धीरे धीरे उस घर से चली गई। सुमित्रा देर तक उसे जाते हुए देखती रही। रघु ने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। बाहर तूफानी बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस घर के अंदर भरोसे की जो दीवार टूटी थी, उसे कोई बारिश, कोई समय और कोई इंसान फिर कभी नहीं जोड़ सका।